नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। ये मैं उत्थान क्लासेज की क्लास में इस क्लास में अपने चाहते हैं कि भारतीय जानकारी के स्रोत, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, ये अपनी अंतिम क्लास होनी चाहिए। इस क्लास में अपने पूरा जो भारतीय जानकारी के स्रोत हैं इतिहास के, उसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के साथ साथ इसके एमसीक्यू की अलग से क्लास लेंगे। एमसीक्यू की भी क्लास लेंगे अपन, वो अलग से क्लास लेंगे कि इसमें से 15 20 या 25 30 या 35 प्रश्नों के एमसीक्यू वो अलग से क्लास लेंगे और वो बाद में लेंगे। एमसीक्यू क्लास अपन बाद में लेके आएंगे। ये पूरा कोर्स प्राचीन भारत का होने के बाद है, उसके बाद आधुनिक भारत, उन सब की एमसीक्यू ही क्लास से लेके आएंगे अंत में, क्योंकि एमसीक्यू के द्वारा याद किया गया स्थायी हो जाता है। और उसमें भी पीवाई क्यू क्वेश्चन जोड़ेंगे। 2013 से लेकर अब तक फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और अन्य भर्तियों में आने वाले प्रश्नों को जोड़ेंगे और अपन पीवाई क्यू क्लास लेके आएंगे। धीरे धीरे अपने संसाधन भी बढ़ा रहे हैं कोचिंग के, और अपन फैकल्टी भी बढ़ाएंगे। अभी तक तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको इतिहास और राजनीति, उसके बाद हिंदी और अन्य जैसे संस्कृत, यो कक्षा आधारित क्लास 6 7 8 की संस्कृत है, वो भी मेरे को पढ़ानी है। तो मैं इसी यूट्यूब चैनल से बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा। बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए भी कुछ हो जाए यूट्यूब पे, तो उनके लिए भी, वो क्या है, फोन के आदी हो सकते हैं इसलिए कह रहे होंगे, या फोन के आदी नहीं होंगे कि घर वालों से फोन मिल जाए इसलिए कह रहे होंगे, या उनको पढ़ना है। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ाई में थोड़े होशियार हैं, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि सर हमको यदि संस्कृत थोड़ी कम समझ में आती है, क्योंकि छठी में आए हैं बच्चे, 5वीं तक उन्होंने पढ़ी नहीं है संस्कृत, छठी में आते ही संस्कृत पढ़नी है, तो वो कह रहे हैं। तो इसलिए वो क्लासें भी इसी चैनल पे डाली जाएंगी बच्चों के लिए। तो आपके लिए यदि रीट की तैयारी कर रहे हो तो वो यूजफुल हो सकती है। यदि आप रीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, शुरू में संस्कृत पढ़ रहे हो, तो भी आपके लिए यूजफुल होगी। और हिंदी की क्लासें हनुमान जी मेघवाल सर जो हिंदी में हैं वो लेके आएंगे, हिंदी व्याकरण की क्लासें। और अपन जो पढ़ रहे हैं आज, तो इसमें पुरातात्विक स्रोत अपन ने पढ़ लिए, साहित्यिक स्रोत में अपन चल रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों में कल वेदांत तक अपन ने पढ़ लिया था, तो आज अपन सूत्र साहित्य से शुरुआत करते हैं। सूत्र साहित्य वो हैं जो लेखकों ने वेदों या वेदांगों को समझने के लिए सूत्र विधियों से अपनी बातों को अभिव्यक्त किया। अपन भी कहीं ट्रिक बनाते हैं, कोई सूत्र है, गणित का सूत्र है, उस विधियों से वेदों को, वेदांगों को और अन्य साहित्यों को समझने के लिए 6000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक सूत्र साहित्य की रचना की गई। सूत्र साहित्य अनेक है, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण जो सूत्र साहित्य है वो कल्प साहित्य है। कल्प के ऊपर जो सूत्र साहित्य लिखा गया वो महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण में वो कल्प सूत्र साहित्य के भी 4 भेद हैं। एक है स्रोत सूत्र, एक है गृह सूत्र, और तीसरा है धर्म सूत्र, और चौथा है शल्व सूत्र। ये 4 सूत्र कल्प सूत्र के भेद है। कौन से सूत्र? कल्प सूत्र के 4 भाग हैं। और सूत्र वो है जो समझने के लिए, वेद या वेदांगों को समझने के लिए लिखे गए। तो स्रोत सूत्र में क्या है? स्रोत सूत्र में है लौकिक या परलौकिक बातें। लौकिक है, परलौकिक, आत्मा और परमात्मा, सूत्र साहित्य है। इसमें आत्मा व परमात्मा का सूत्र साहित्य स्रोत में है। आत्मा व परमात्मा का सूत्र साहित्य यानी लौकिक व परलौकिक साहित्य किसमें है? इसमें है। और वेदांग वैदिक साहित्य और 16 संस्कारों का साहित्य
का साहित्य है वो सूत्र साहित्य में। ये क्लासे इस क्लासों से आपसे बहुत कुछ स्रोतों में बहुत कुछ, और ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मण से इतर साहित्य भी थोड़ा पढ़ेंगे, और जो अन्य साहित्य है धर्मनिरपेक्ष साहित्य उसमें भी अपन थोड़ा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब मौर्य काल गुप्त काल जो पढ़ेंगे उनमें उन पुस्तकों का जिक्र होगा, तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो उस समय ज्यादा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि उस समय अपना रिदम भी बढ़ जाएगा। अभी ये साहित्यिक स्रोत ही चल रहे हैं तो इसमें अपना पहला टॉपिक है तो थोड़ा रिदम भी नहीं बना है स्टूडेंटों का भी, तो अपन उस समय पढ़ लेंगे ये ज्यादा डीप में। तीसरा है धर्म साहित्य, इसमें सामाजिक राजनीतिक सामाजिक व राजनीतिक व आर्थिक साहित्य, आर्थिक विषयों पर चर्चा की गई है। और अंतिम है इसमें विज्ञान साहित्य, विज्ञान पे, विज्ञान खगोल अंतरिक्ष रसायन गणित भूगोल आदि विषय पर चर्चा की गई है। तो सूत्र साहित्य सूत्रों के रूप में लेखकों द्वारा लिखा गया था। सूत्र साहित्य सूत्रों के रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लेखकों ने लिखा, और इसका रचना काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक है। और अनेक सूत्र साहित्य हैं, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण सूत्र साहित्य है वो कल्प सूत्र साहित्य है। और कल्प सूत्र साहित्य भी 4 वेद है। कल्प सूत्र साहित्य के कितने वेद हैं? 4। स्रोत सूत्र साहित्य, ग्रह सूत्र साहित्य, धर्म सूत्र साहित्य और शालू सूत्र साहित्य। स्रोत सूत्र साहित्य में लौकिक और परलौकिक विषय के ऊपर सूत्र हैं। ग्रह सूत्र साहित्य में वेदांग वैदिक और 16 संस्कारों के विषय में सूत्र हैं, जबकि धर्म सूत्र साहित्य में सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक विचार या आर्थिक विषय पर सूत्र हैं, जबकि शोल सूत्र में गणित विज्ञान भूगोल इन विषय के ऊपर सूत्र से साहित्य लिखा गया। और सूत्र साहित्य के बाद अपने स्मृतियां, स्मृतियां 2 महत्वपूर्ण हैं, एक तो मनुस्मृति, एक याज्ञवल्क्य की स्मृति। जिस लेखक ने उसको लिखा है उसी पे ये स्मृतियां लिखी गई हैं, उसी लेखक के नाम पे स्मृतियों का नाम है। तो आप पूछे मनुस्मृति किस लेखक की है, तो मनु द्वारा रचित है। तो आप मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की, इन पे जो टीका है, टीका मतलब टीका टिप्पणी, अपन भी करते हैं ना किसी पे टीका टिप्पणी, है ना। कोई ने पूरा फेसबुक पे एक बड़ी चीजें लिखी और अपन नीचे टिप्पणी लिखते हैं मस्त, ये होती है टीका टिप्पणी। तो शॉर्ट रूप में इन स्मृतियों को शॉर्ट रूप में लिखना टीका टिप्पणी, तो इनकी टीकाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। तो हर पे जो टीका लिखी गई है वो याद करनी है, स्मृतियां तो आपको याद रहेंगी, तो इनकी जो टीकाएं हैं वो याद करनी है। तो लिखो आप, अगला टॉपिक लिखो स्मृतियां। स्मृतियां क्या हैं? स्मृतियां वो हैं जो लेखकों के नाम से ही जानी जाती है, जिसने लिखी है उन्हीं के नाम से जानी जाती है। और स्मृतियां वो हैं कि ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको ही स्मृतियां कहते हैं। कि प्राचीन ऋषियों द्वारा लिखित धर्मशास्त्रों को, कि धर्म के विषय में जो चर्चा की गई है प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो प्राचीन काल में धर्म के विषय में चर्चा की है उसको ही अपन क्या कहते हैं? स्मृतियां कहते हैं। और भारत में 2 स्मृतियां सबसे प्रसिद्ध है, एक तो मनुस्मृति है और एक याज्ञवल्क्य स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, इसलिए प्रसिद्ध भी है। और लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में धर्म और न्याय के विषय में चर्चा की गई है। और मनुस्मृति मनु द्वारा लिखित है। मैंने पहले ही बताया कि जिन लेखकों ने, जिसने ये धर्मशास्त्र लिखे हैं उन्हीं के नाम से इन स्मृतियों के नाम है। तो मनु द्वारा लिखित है मनुस्मृति का रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक है, ये ध्यान रखना है। 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक है, 200
ईस्वी तक है, न कि ईसा पूर्व तक है। 200 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक है और 400 वर्षों तक मनुस्मृति लिखी गई। और इसमें जो याद करने वाली बात है कि मनुस्मृति पर कौन कौन सी टीकाएं लिखेगी, कौन कौन सी टीकाएं हैं, उनके टीकाकार कौन है। तो टीकाकार मतलब जिसने टीका इन पे लिखी, टीका टिप्पणी लिखी, यानी कि शॉर्ट रूप में इन सबको लिखा, तो वो है मेधानिधि, गोविंदराज बारुचियो, कुल्लूक भट्ट। कौन कौन है मनुस्मृति पे टीका लिखने वाले? कौन है? मेधानिधि, गोविंदराज बारुची और कुल्लूक भट्ट। यानी कि मनुस्मृति आपको याद हो जानी चाहिए कि मनु द्वारा रचित है, मनु द्वारा रचित है और भारत की सबसे प्राचीन है, भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है, भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है। कौन सी? मनुस्मृति। जबकि सबसे प्रसिद्ध स्मृति है वो याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो इसकी रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक है। इसके ऊपर जो टीकाकार है वो मेधानिधि, गोविंदराज बारुची और कुल्लूक भट्ट है। याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे भारत की सबसे प्रसिद्ध स्मृति है। भारत की सबसे, ये प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे प्रसिद्ध स्मृति कौन सी है? याज्ञवल्क्य स्मृति। और भारत की सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो प्राचीन है मनुस्मृति। इसकी रचना 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक हुई। 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक किसकी? याज्ञवल्क्य की, यानी कि 200 वर्षों तक ये लिखी गई। इसके टीकाकार हैं, प्रमुख टीकाकार हैं विश्वरूप, अपारक और विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की जो टीका है मिताक्षरा, किस पे? याज्ञवल्क्य की स्मृति पे जो उनकी टीका है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, वो इस याज्ञवल्क्य की स्मृति से भी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। विज्ञानेश्वर की टीका नाम क्या है? मिताक्षरा। कभी कभी पूछ ले मिताक्षरा टीका किस स्मृति पे लिखी गई, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति पे लिखेगी। या कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिताक्षरा क्या है? एक टीका है और जो किस पे लिखी गई? याज्ञवल्क्य की स्मृति। और इसके लेखक का क्या नाम है? विज्ञानेश्वर। और इनके विषय में, अपने लेखकों के बारे में और इनके विषय में, इन बुकों के बारे में जब अपन इनके काल पढ़ेंगे, मौर्य काल के, गुप्त काल के जो ये लेखक हैं, तो इन दोनों में इनके सभी के नाम आ जाएंगे। और वहाँ इनको अपन थोड़ा कोस्टली यानी कि डीपली पढ़ेंगे। इनकी किताबें और भी जो किताबें हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। अभी अपन ऊपर ऊपर से इसलिए पढ़ रहे हैं, अपने को भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़े। सीधा सीधा मैं ये स्रोत भी लिखा सकता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें लिखा दें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोतों में पुराण क्या है? पुराण प्राचीन काल में जो वेद थे उनकी जो प्रामाणिकता थी वो सिद्ध करने के लिए लिखे गए कि वेद भी कोई हैं, उनको प्रमाणिक यदि माने गए तो उन प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए पुराणों की रचना की। वैसे पुराण 18 हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। पुराणों की रचना ऋषि उग्र श्रवा व लोमहर्ष ने की थी। उग्र श्रवा व लोमहर्ष ने की थी। किसकी? पुराणों की रचना। और पुराण महत्वपूर्ण इसलिए हैं, इनसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ये रटने ही पड़ेंगे या याद करने ही पड़ेंगे कि पुराण उनमें से 18 में से 5 महत्वपूर्ण हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, युग पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये 5। और इनमें से पहले 3 तो महत्वपूर्ण है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। इन तीनों के विषय में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कभी कभी कौन से राजवंश की, यानी कि मत्स्य पुराण में कौन से वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण में कौन से वंश की जानकारी मिलती है ना, और विष्णु पुराण में कौन से वंश की जानकारी, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद करनी है। तो मत्स्य पुराण में शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है, जबकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी कौन से पुराण में मिलती है? विष्णु पुराण में। जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और युग पुराण में इंडो ग्रीक वंश, यूनानी हिंदू वंश। मार्कंडेय पुराण में नवरात्रि विधान, अभी नवरात्रि का दिन चल रहे हैं, नवरात्रि ही चल रही है,
तो मार्कंडेय पुराण में नवरात्रि विद्यान या दुर्गा सप्तमी की जानकारी मिलती है। यह आपको याद होना चाहिए कि पुराण किस लिए लिखे गए, वेदों की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए लिखे। किनने? ऋषि उग्रशिवा और लोमहर्षि ने। और ये कुल इनकी संख्या 18 है। इनमें से 5 महत्वपूर्ण है, उनमें से 3 और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। मत्स्य पुराण में शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण में किनकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो पुराण आपको याद होंगे। और पुराण के बाद ब्राह्मण साहित्य में आगे हैं महाकाव्य, रामायण और महाभारत। तो इनके विषय में नहीं पढ़ाऊंगा, इनके विषय में कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको याद भी होंगे कि रामायण की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, और महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। सो कौरवों और पांडवों के युद्ध के थी, और रामायण राम के चरित्र के विषय में रचना है। तो इनके विषय में नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो याद है, इनसे प्रश्न भी बहुत कम पूछे जाते हैं। तो अपने वही मैटर अपनी क्लासों में रखेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। तो और अपने नोट्स के हिसाब से काम कर रहे हैं कि मैं आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार करवा रहा हूँ, नहीं कि अलग से नोट्स लिखने पड़ेंगे आपको। ये नोट्स ही हैं जो आप मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको नोट्स के तरीके से ही लिखाए गए, इसीलिए नोट्स के तरीके से ही मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, और वही चीज लिखा रहा हूँ कि आपके नोट्सों में काम आए, और यही याद करनी है आपको। ठीक है। तो इसके बाद अपन करेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य में आडंबर और बाह्य आडंबर बहुत कुछ आ गए थे, इसलिए अनेक धर्मों का उदय हुआ। उन धर्मों से अनेक साहित्य लिखे गए। अपन थोड़े थोड़े उनमें से लिखेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े इसलिए लिखेंगे जब अपन बौद्ध धर्म ने धार्मिक क्रांति अपना जो टॉपिक है, और जैन बौद्ध धर्म है, जैन धर्म बौद्ध धर्म और आजीविक धर्म है, तो उनके विषय में अपने उस समय लिख लेंगे। ठीक है। तो आप भी एक दो किताबों के नाम लिख लेते हैं, बुक के नाम लिख लेते हैं, और इस साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मणेतर साहित्य इससे धार्मिक साहित्य से अलग करते हैं। और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी, उसमें भी थोड़े बहुत लिखेंगे जब उनके काल पढ़ेंगे, वो जब मौर्य काल और गुप्त काल और हर्ष पढ़ेंगे तो उनकी किताबों के नाम अपने वहाँ पे लिख लेंगे। फिर विदेशी यात्री वृत्तांत, तो ये भी अपन लिख लेंगे थोड़ा बहुत। और जब विदेशी यात्री वो राजा पढ़ेंगे तो उसके काल में आए तो उसके विषय में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अभी ये भारतीय इतिहास जानकारी के स्रोत मैं वैसे भी लिखा सकता था, किसी भी स्रोतों के नाम लिखा देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो जरूरी है, थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है। तो आप लिखो एक बार। अपन ने ब्राह्मण साहित्य पूरा पढ़ लिया है। अब ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मण धर्म में बाह्य आडंबर आ गए थे, उनके कारण नवीन धर्मों का उदय हुआ धार्मिक क्रांति के कारण। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक धर्म। तो उनमें से आजीविक धर्म में तो कुछ लिखा ही नहीं गया। मोगलीपुत्र तीक्ष एक गोसाल हैं, उनके द्वारा वो धर्म में लिखा गया जो महावीर स्वामी के साथ ही उस समय आराधना कर रहे थे या ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहे थे साधना। तो बौद्ध धर्म के अंदर अपने वैसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो ही अपन इसमें पढ़ेंगे। वैसे तो खूब है, और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो थोड़ा और साहित्य लिखा दिया जाएगा। 5-7 किताबें यहाँ लिखा दी, 5-7, ज्यादातर रटने से कोई मतलब नहीं। किताबें ज्यादा रटने से कोई मतलब नहीं है कि ज्यादा याद करना। अपने को खिचड़ी थोड़ी बनानी है, अपने को तो याद करना है, और वो याद करना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वो ही याद करनी है ना। तो बौद्ध धर्म में पहले तो 3 पिटक लिखे गए, तो वो त्रिपिटक याद रखना है। उनका संकलन किया गया उनके द्वारा। तो वो संकलन किनके द्वारा? त्रिपिटक है, विनय पिटक है उपाली के द्वारा, अभिधम पिटक है मोगलीपुत्र तीक्ष द्वारा, और सूत पिटक आनंद द्वारा। ये 3 क्या है? त्रिपिटक हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। इनका संकलन किया गया, न कि लिखा गया। विनय पिटक का उपाली ने किया, अभिधम पिटक का मोगलीपुत्र तीक्ष ने, और सूत पिटक का आनंद ने। मिलिंद पनो, मिनांडर और नागसेन के बीच की जो चर्चा है
वो जो बुक लिखी गई है वो मिलिंद पन्नों है। मिनांड्र और नागसेन के बीच की। तो इसके नागसेन मिलिंद पन्नों के रचनाकार नागसेन है। दीपवंश और महावंश बौद्ध पाली साहित्य हैं, जो पाली भाषा में लिखे गए साहित्य हैं। बुद्ध घोष हीनयान संप्रदाय, इसको लिखा विशुदीक्ष ने। और अभिधम घोष वसुबंध ने लिखा। अभिधम घोष वसुबंध ने लिखा। बौद्ध साहित्य ब्राह्मणतर साहित्य में अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, खिचड़ी ज्यादा नहीं करेंगे, वो ही पढ़ेंगे जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो ही बातें करेंगे जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अन्यथा बातें भी नहीं करेंगे, अन्यथा पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि समय का अभाव है और परीक्षाएं नजदीक हैं। तो पढ़ना ही है अपने को, अन्यथा कुछ भी नहीं करना है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई की बातें और पढ़ाई से मतलब, और वो ही पढ़ना है जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर इतिहास की तैयारी अपनी हो रही। तो इसमें से एक और है जैन साहित्य, आजीविका में कुछ है नहीं। और ये अपना साहित्य में ब्राह्मणोत्तर साहित्य चल रहा है। फिर अपना हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी यात्रा होता है। इस क्लास में अपन पूरा कर लेंगे, चाहे 40 मिनट की हो 50 मिनट की क्लास हो, तो ये क्लास अपनी कंप्लीट है। इस क्लास को करना है अपने को। तो अब देखो आप, तो अपने ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। तो जैन साहित्य में 4 महत्वपूर्ण किताबें हैं। वैसे तो खूब है किताबें, लेकिन 4 महत्वपूर्ण हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो जिनकी संभावनाएं बनती है वो ही इस क्लास में मैं दिखा रहा हूँ। तो कल्पसूत्र है भद्रबाहु की कल्पसूत्र याद रख लेना। कल्पसूत्र है भद्रबाहु की, कुएल माला उद्योतन सूर्य की। ये प्रश्न पहले आ चुके हैं, इसलिए मैं इनको दिखा रहा हूँ। ये किताबें आपको याद करना जरूरी है। तीसरा है आदि पुराण जिनसेन की, जिसको जैन धर्म का क्या कहते हैं, जैन धर्म का विश्वकोश कहते हैं। किसको? उद्योतन सूर्य आदि पुराण जैन सेन, उसको क्या कहते हैं? जैन धर्म का विश्वकोश कहते हैं। अपने समय का ध्यान में रखते हुए और छोटी क्लास बनाने के चक्कर में ज्ञान की बातें कम, सिर्फ पढ़ाई की बातें। आज उत्तर पुराण गुणभद्र द्वारा जैन धर्म में 4 किताबें हैं, बौद्ध धर्म में 3-4 किताबें हैं। याद कर लेना, प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैन धर्म की कल्पसूत्र भद्रबाहु की। दूसरी है कुएल माला उद्योतन सूर्य। आदि पुराण जिनसेन जैन धर्म का विश्व पुराण, और उत्तर पुराण गुणभद्र की। ये 4 किताबें याद हो जानी चाहिए। आजीविका संप्रदाय में कुछ नहीं है, इसलिए आप पढ़ेंगे क्या? धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब क्या पढ़ेंगे? धर्मनिरपेक्ष साहित्य अपन पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशी यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। और ये क्लास भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। 4 या 5 वीडियो इसमें बने हैं, वो देख लेना, याद कर लेना, है ना। तो ये क्लास अपनी कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक प्राचीन भारत के पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन लेके आएंगे पाषाण काल। धार्मिक साहित्य पढ़ने के बाद धार्मिक साहित्य से अलग धर्मनिरपेक्ष साहित्य अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें से अपन वही किताबें पढ़ेंगे जो 4-5 किताबें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और अन्य किताबें आपको लिखनी है। 10 या 15 किताबें आप छांट लेना प्राचीन भारत की, वो आप लिख लेना। इतनी ही किताबें ज्यादातर महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किताबें जिसकी हैं वो कवि कालिदास हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और इनकी किताबें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रश्न पूछा जाए तो क्या पता इनसे ही पूछ ले, अपनी किस्मत ठीक हो तो, यदि नहीं हो तो अन्य किताबों से पूछ लिया जाए। किताबें जितनी ज्यादा आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो आपको 40-50 किताबें याद प्राचीन भारत की हो जानी चाहिए। तो मैं आपको 5 या 7 किताब लिखाऊंगा, 10-15 किताबें आपको अपनी कॉपी में नीचे स्थान छोड़ के लिख लेनी है, खुद को ढूंढ के लिखने नहीं है। इतना काम तो आप भी कर सकते हो। तो प्रमुख किताबें कौन सी हैं? कालिदास की प्रमुख किताबें कौन सी हैं? कालिदास के 3 तो नाटक हैं, 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं,
और 2 खंड काव्य हैं। 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं। तो नाटक है माल विक्रमो मित्रम, माल विक्रमाग्निमित्रम, माल विघ्न अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वंशियम। विक्रमो वंशियम 3 नाटक हैं। माल विक्रमा अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वंशियम। 2 काव्य हैं रघुवंश और कुमार संभव। 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभव। 2 खंड काव्य हैं ऋतु संहार और मेघदूत। ऋतु संहार और मेघदूत ये कालिदास की रचनाएं महत्वपूर्ण है। कालिदास की रचनाएं आरएस मेंस में पूछी जाती है कालिदास के विषय में, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अधीनस्थ बोर्ड या कहीं भी भर्ती हो, केंद्र की भी भर्ती हो, उसमें कालिदास महत्वपूर्ण लेखक के रूप में। तो कालिदास के या तो सीधे नाटक पूछ लिए जाते हैं, या महाकाव्य का नाम पूछ लिया जाता है, या 2 खंड काव्य का नाम पूछ लिया जाता है, या कहीं मिलान में भी कालिदास की 1-2 पुस्तक आ सकती है, आपको याद रख लेनी चाहिए। तो कालिदास के नाटक माल विक्रानिमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वंशियम, महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभव, 2 खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंपॉर्टेंट लगा लो, चाहे इसके महत्वपूर्ण लगा लो आप, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। ज्यादा बार यदि किसी परीक्षा में पुस्तक पूछी गई है जिसके बारे में पूछा गया है वो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक मत्स्यकटिगम है शूद्रक की, वो दोनों के विषय में पूछा गया है। मत्स्यकटिगम शूद्रक की आप लिख लो, चाहिए एक पुस्तक लिख लो, शूद्रक मत्स्यकटिगम, मत्स्यकटिगम ये शूद्रक की रचना है। इसके बारे में विशेष तौर पर पूछा गया है कि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, एक देवी चंद्रगुप्तम, सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर, समेंद्र की वर्त कथा मंजरी, समेंद्र की वर्त कथा मंजरी, और पाणिनि की अष्टाध्यायी जो व्याकरण की प्रथम रचना थी, संस्कृत व्याकरण की प्रथम रचना थी, संस्कृत व्याकरण की प्रथम रचना थी। ये धार्मिक धर्म से इतर साहित्य हैं, निरपेक्ष साहित्य हैं, तो इसमें धर्म की बातें नहीं है। इसमें राजाओं, उनकी रानियों, प्रेम प्रसंग, इन तरह की कहानियां हैं, विज्ञान, खगोल, इनमें से लिखा गया। और बाकी 10 या 15 पुस्तकें आप लिख लेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप लिख लेंगे। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे विदेशी यात्रा वृत्तांत। आप लिखो एक बार। विदेशी यात्रा वृत्तांत में यूनानी, सबसे पहले यूनानी विदेशी यात्रा वृत्तांत अपन पढ़े। तो यूनानी में सबसे पहले जिसने भारत के विषय में या विश्व के इतिहास का जिसको जनक कहा जाता है वो है हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, और उसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, कम ही इसमें पढ़ा रहा हूँ। किसमें प्रश्न जो आ रहा है वो शासक के विषय में, कि कौन सा यात्री किस शासन काल में आया था। जैसे आरएस 2023 में आया था, सुलेमान जो यात्री पिता अरबी फारसी यात्री था, वो किस शासन के काल में आया था। जब अपन शासन पढ़ेंगे तो उसके काल में आए विदेशी यात्रियों के विषय में भी पढ़ेंगे, है ना। तो उनके बारे में विशेष तौर पे वहां पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ जानकारी के स्रोत देने वाले के बारे में पढ़ेंगे कि सिकंदर के पूर्ववर्ती, यानी कि सिकंदर से पूर्व है कौन आया था। हेरोडोटस जो इतिहास का पिता कहा जाता है, उसकी हिस्टोरी का पुस्तक है। और टेसियस नाम का एक और आया था, भारत की यात्रा की थी। और सिकंदर के समकालीन निरियाक्स और अरिस्टोबुलस 2 आए थे। और सिकंदर के उत्तरवर्ती यात्री, सिकंदर का जो निकोलस टिटर था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था, और उसने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और अपनी बहन हेलेना का विवाह भी किया था। तो वो जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज।
मेगस्थनीज ने भारत में और मौर्य काल के प्रशासन, नगर व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के विषय में बहुत अच्छा लिखा है। इसीलिए मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। और मेगस्थनीज मौर्य काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में, तो वहाँ इंडिका के विषय में भी महत्वपूर्ण अपन पढ़ेंगे। इंडिका में क्या क्या चीजें हैं, क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, तो वहाँ जरूर बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो मेगस्थनीज इंडिका, इसके लेखक डायनेस्टी और डायनोसियस, ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आए थे। उसके बाद टालमी, प्लेनी, एरियन, पुटारक और जस्टिन भी यहाँ आए थे। तो अपन ऊपर से ये चीजें पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो शासक के रूप में पूछ रहे हैं कि ये किस शासक काल में आया था, या इनकी किताबें पूछ रहे हैं। तो जिसकी किताबें याद है उसके अपन लिख रहे हैं। और उनके कौन से शासन काल के बाद में काल में आए थे वो भी अपन लिख रहे हैं। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो दूसरे हैं चीनी यात्री वृत्तांत। यूनानी यात्रियों के बाद चीनी यात्री भारत आते हैं। और चीनी यात्रियों के 3 महत्वपूर्ण है, फाइयान, ह्वेंगसान और इत्सन। ये 3 महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अन्य भी आए हैं लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण है। फाइयान भारत आता है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के काल में। और उनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है फो को की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और 399 ईस्वी से 415 ईस्वी तक वो भारत रहा। 399 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक वो भारत रहा। और उसकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है फो को की, वो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के काल में भारत आया, फाइयान। उसके बाद है ह्वेंगसान, जिसको यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और हीनयान धर्म का महत्वपूर्ण प्रबल था। हर्षवर्धन के काल में भारत आता है। और बहुत साल यानी कि 629 से लेकर 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा और हर्षवर्धन के काल में आता है। उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक की परीक्षा में पूछी जाती है सी यू की, वो याद रख लेना कौन सी है, सी यू की। और उसके बाद आता है इत्सिंग, जो 672 ईस्वी से 688 ईस्वी तक रहता है। उसका ग्रंथ है काओसंग चुआंग। एक बार आपको चीनी यात्री वृत्तांत याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले फाइयान आता है, उसके बाद ह्वेंगसान और उसके बाद इत्सिंग आता है। फाइयान की प्रसिद्ध पुस्तक फो को की और जो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आता है। ह्वेंगसान जो यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि कहा जाता है, जो हर्षवर्धन के काल में आता है भारत में। और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की। इसके बाद इत्सिंग आता है और इत्सिंग की बात है काओसंग चुआंग, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और अंत में अब इस साहित्यिक स्रोत के अंत में पढ़ेंगे अपने विदेशी यात्री, अरबी फारसी विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। आप एक बार लिख लो, उसके बाद तीसरा लिखते हैं। साहित्यिक स्रोतों में अंत में और इस क्लास के भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में अंतिम स्रोत जो हैं वो हैं अरबी फारसी यात्री वृत्तांत। अरबी फारसी यात्री वृत्तांत में भी 3 महत्वपूर्ण हैं। और ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, कम पढ़ते हैं इसलिए इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सुलेमान 850 ईस्वी में भारत आया और किस काल में? गुर्जर प्रतिहार शासक मीर बोझ के काल में। और यह RS 2023 प्री में प्रश्न पूछा था। पूरा पढ़ लिया है, पूरा साहित्यिक स्रोत, लेकिन प्रश्न आया लास्ट में। कौन सा? कि सुलेमान अरबी फारसी यात्री किस शासक के काल में आया। इसीलिए मैं शासक साथ लिखा रहा हूँ, शॉर्ट इसीलिए लिखा रहा हूँ कि आपको भगदड़ नहीं पढ़नी है। ऐसा कंसेप्ट ही पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो सुलेमान 2023 RS प्री में आ चुका है। और पूछा क्या? सुलेमान अरबी फारसी यात्री कौन से शासक के काल में भारत आया? मेहर बोझ, गुर्जर प्रतिहार काल में। उसके बाद आता है अल मसूदी बगदाद का यात्री था यानी कि इराक का यात्री था। और 915-916 ईस्वी में आता है। और गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के काल में आता है।
गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के काल में आता है और उसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मरुज उल जहाज। मरुज उल जहाज यानी कि भारत को सोने का मैदान कहा है। भारत को क्या कहा है? सोने का मैदान कहा है। उसके बाद आता है अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ। जब महमूद गजनवी सोमनाथ को लूटता है तो ये साथ था अल बरूनी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी था। 1018-19 में भारत आगमन होता है और इसकी प्रमुख किताब है किताब उल हिंद। इसका प्रमुख ग्रंथ है किताब उल हिंद। तो इसी के साथ ही अपनी जो अपना पहला प्राचीन भारत के 8 टॉपिकों में पहला टॉपिक खत्म होता है। हर टॉपिक की 5 या 6 क्लास होगी, तो 45 या 46 क्लास या 50 क्लास अपन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। 50 क्लासों में प्राचीन भारत पूरा कर लेंगे, यानी कि 50 दिन में अपन प्राचीन भारत पढ़ लेंगे, 2 महीने में पढ़ लेंगे। तो उसके बाद आधुनिक भारत भी इतने ही दिनों में पढ़ लेंगे और मध्यकालीन भारत में तो अपने को 15 दिन या 20 दिन ही लगेंगे। अभी शुरुआत है इसलिए छोटी क्लास से ले रहे हैं, धीरे धीरे इस क्लासों का बड़ी करते अपन जाएंगे। इसको 1 घंटा या 45 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ऐसे भी करते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्लासें भी बड़ी होंगी, अपने संसाधन भी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर भी होती जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि तीसरी क्लास कब से लेके आऊँ राजस्थान कला और संस्कृति की, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसी के साथ ही ये अपना पहला टॉपिक खत्म होने पे बधाई हो आपको भी और मेरे को भी। और कल से दूसरा टॉपिक अपने पढ़ेंगे प्राचीन भारत की सभ्यताएं। उससे पहले पाषाण काल और इससे प्रश्न कम पूछे जाते हैं, तो ये देखेंगे यदि अपने पास समय होगा तो इसको एक क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे। एक क्लास उसकी अलग से ले लेंगे, लेकिन कल से अपन जो पढ़ेंगे वो प्राचीन भारत की प्रमुख सभ्यताएं। तो प्रमुख सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यताएं और वैदिक सभ्यताएं हैं, दोनों अपन पढ़ेंगे। सोचेंगे कि कमतर हो, ज़्यादा नहीं हो, बड़ी क्लासें नहीं हो, छोटी क्लासें हो और अच्छी तरह से अपन पढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम साहब। पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो।